जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज चर्चा इस बात की करते हैं कि शेयर मार्केट में आगे क्या होगा। क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूं, ना तो कोई मैं टारगेट दूंगा, ना कोई मैं टिप दूंगा, ना कोई मैं हिंट दूंगा। क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट का अध्यापक हूं, इसलिए मैं ये बताऊंगा कि जो इंडिकेटर्स हैं मार्केट के अंदर वो क्या कह रहे हैं। और जब भी शेयर मार्केट की डायरेक्शन को आप देखना चाहें तो इंडिकेटर्स को देखें कि जो माइक्रो एनवायरनमेंट में और मैक्रो एनवायरनमेंट में जो संकेतक आ रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं और उसको पढ़ने का प्रयास करें। आप गलत भी होंगे, आप सही भी होंगे, लेकिन अगर आप नहीं ज्ञान होगा आपको तो 5 बार सही होंगे, 5 बार गलत होंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। और अगर आपको ज्ञान होगा तो 7 बार सही होंगे, 3 बार गलत होंगे तो पैसा कमाएंगे। तो मैं केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको बता रहा हूं। अच्छा, ये कहना भी अनुचित है कि शेयर मार्केट केवल उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, जिन्होंने शेयर मार्केट में निवेश कर रखा है। आज के तारीख में देश का हर आदमी शेयर मार्केट से अफेक्टेड है। कैसे है भाई? वो लोग तो बिल्कुल डायरेक्टली इंटरेस्टेड हैं या अफेक्टेड हैं। 8-9 करोड़ लोग जिनके डीमैट अकाउंट्स हैं, जो शेयर मार्केट में खरीद फरोख्त करते हैं, वो तो 8-9 करोड़ लोग हो गए। अच्छा, वो इंडिविजुअल्स हैं तो परिवारों की अगर टोटल पॉपुलेशन को देखेंगे तो करीब 25-30 करोड़ लोग, करीब 10% लोग या 20% लोग ऐसे हैं देश की पॉपुलेशन का जो डायरेक्टली अफेक्टेड है। कुछ शेयर मार्केट में नहीं हैं इन्वेस्टेड लेकिन म्यूचुअल फंड में हैं। कुछ ऐसे हैं ना शेयर मार्केट में हैं ना म्यूचुअल फंड में है, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में है। क्योंकि गवर्नमेंट ने पेंशन बंद कर दी। पेंशन बंद करने के बाद आपके पास विकल्प रखा कि आप एनपीएस में पैसा लगाइए, चाहे वो सरकारी नौकर हो चाहे प्राइवेट नौकर हो। तो एनपीएस में अगर आपने पैसा लगाया तो 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक जिसमें डेट ज्यादा है, इंटरेस्ट मिलता है ज्यादा, और शेयर मार्केट में वहां भी इन्वेस्टमेंट है, और कुछ ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टेड हैं। तो कुछ लोगों ने नंबर 1 टाइप के यूनिफाइड पेंशन स्कीम में लगाया, कुछ लोगों ने दूसरी टाइप के, लेकिन भरपूर पैसा उसमें एनपीएस के माध्यम से शेयर मार्केट में गया। तो अगर ये दोनों को जोड़ लेंगे करीब 40-50% देश की पॉपुलेशन ऐसी है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गई है शेयर मार्केट से। उसके बढ़ने से फायदा होगा, गिरने से नुकसान होगा। जो लोग बच गए, जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, भाई वो इसलिए अफेक्टेड हैं कि उनके यहां जो ग्राहक खरीदने आता है, अगर उसके बाद पैसा होता है तो ज्यादा माल खरीदता है, नहीं होता तो कम माल खरीदता है। और क्योंकि ये 30-40% लोगों ने शेयर मार्केट में या एनपीएस में, यूपीएस में पैसा लगा रखा है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है, इसलिए अगर उसको फायदा होता है तो व्यापारी को भी ज्यादा फायदा होता है, और अगर उसके पास पैसा नहीं होता व्यापारियों को भी नुकसान होता है। तो करीब करीब 80-90% लोग इफेक्टेड हो गए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। भाई अगर मान लीजिए किसान ने शेयर, या उसको एमएसपी मिल जाए, और एमएसपी मिल जाए, उसकी आमदनी बढ़ जाए, तो अपने मजदूरों को भी ज्यादा पैसा देगा। मजदूरों को ज्यादा पैसा लेगा कि सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। चलिए, आपको एमएसपी में पैसा नहीं मिला, लेकिन अगर मान लीजिए उसने शेयर मार्केट में पैसा लगाया होता और शेयर मार्केट 20% हर साल बढ़ रहा होता, तो वो ज्यादा पैसा कमाता, तो अपने मजदूरों को ज्यादा पैसा देता। तो करीब करीब देश का हर आदमी शेयर मार्केट से अफेक्टेड है। अब शेयर मार्केट में जो सबसे ज्यादा एक ऐसे चीज का अंतर संबंध 3 दिन में आ गया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, और इसकी वजह से शेयर मार्केट का डायरेक्शन किधर भी जा सकता है, और वो मुद्दा है वक्फ बिल का। अब आप कहेंगे कि साहब वक्फ बिल का शेयर मार्केट से क्या लेना देना? वक्फ बिल एक अलग चीज है और शेयर मार्केट एक अलग चीज है। तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि ये बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है और इसका बहुत ज्यादा महत्व है। ये केवल मुसलमानों से अफेक्टेड मामला नहीं है, ये उनकी चूड़ी टाइट होने से मामला नहीं है, ये केवल उनकी प्रॉपर्टीज को हड़पने का मामला नहीं है, ये हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति पे भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है। देखिए, एक शब्द होता है लाइबॉर। लाइबॉर का मतलब होता है लंदन इंटरेस्ट इंटर बैंक रेट। मतलब यह है कि जो विदेशी ऋण हैं, जब वो देते हैं, मान लीजिए कोई एक बैंक है अमेरिका का, कि वो निर्णय लेना हो कि वो इंडिया को किस इंटरेस्ट रेट पे किसी इंडस्ट्री को लोन दे, थाईलैंड को किस
इंटरेस्ट पे दे, अफगानिस्तान को दे, बांग्लादेश को दे, मान लीजिए उसके बाद 4 विकल्प हैं, थाईलैंड, बांग्लादेश, भारतवर्ष, ये उसके बाद विकल्प है कि इसको उसे लोन देना है। जब लोन कोई भी आदमी देता है, कोई भी लेंडर देता है, कोई भी लोन देने वाला देता है, तो वो लोन का इंटरेस्ट रेट किस चीज पे निर्धारित करता है? भाई आपको भी अगर किसी को लोन देना हो और लोन लेने वाला आदमी जो आपसे लोन लेने आया है वो बहुत प्रतिष्ठित आदमी है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद बहुत सारे एसेट्स हैं और उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो अगर आप लोन उसको 7% भी देंगे तो आपको लगेगा पैसा वापस आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। तो जितनी अच्छी रेपुटेशन होगी, जितनी अच्छी प्रतिष्ठा होगी, उतना कम इंटरेस्ट रेट होगा, और जितनी खराब प्रतिष्ठा होगी, जितनी खराब रेपुटेशन होगी, उतना ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट होगा। भाई इसीलिए जब आप फिक्स डिपॉजिट में या बॉन्ड में पैसा लगाते हैं तो आरबीआई बॉन्ड में लगाते हैं तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है, पीएसयू बैंक में लगाते हैं ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन खतरा थोड़ा ज्यादा होता है। प्राइवेट कंपनीज में, रेपुटेड कंपनी A++ कंपनी में लगाते हैं तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन रिस्क और ज्यादा हो जाता है। अनरेपुटेड कंपनी में लगाते हैं तो इंटरेस्ट रेट हो सकता है 14% हो, लेकिन खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो खतरे और रिटर्न का एक कोरिलेशन है। तो ये आप भी देखेंगे कि भाई जिस आदमी को मैं पैसा दे रहा हूं उसकी रेपुटेशन कैसी है और पैसा वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जिसमें आपको लगता है पैसा वापस कर पाएगा उसको कम इंटरेस्ट पे देंगे, जो नहीं वापस कर पाएगा तो उसके वापस न कर पाने की स्थिति पे इंटरेस्ट रेट आप बढ़ाते चले जाएंगे। तो ऐसे ही लाइबोर रेट पे वो इंटरेस्ट रेट उन लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट पे देंगे जिनकी रेपुटेशन डाउटफुल है। अच्छा, जब वो ये देखेंगे किस कंट्री, तो उनके पास स्पेसिफिक रिस्क को आइडेंटिफाई करने के तरीके हैं। हर कंट्री का रिस्क अलग है। जो डेवलप नेशंस हैं, जिनके यहां सोशल रेस्ट है, मतलब कोई सोशल पीस है, ट्रैंक्विलिटी है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहां कोई बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, उसको कम इंटरेस्ट रेट पे देंगे। तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क, अगर मान लीजिए उन्हें डिसाइड करना है भारत को देना है, बांग्लादेश को देना है, तो बांग्लादेश को, या मैं गलत कंपैरिजन लिया, भारतवर्ष को देना है और मान लीजिए अफगानिस्तान को देना है, तो भारत को कम इंटरेस्ट रेट पे देंगे, बांग्लादेश को 0.25 या 2.25% ज्यादा इंटरेस्ट पे देंगे, क्योंकि वहां लोन वापस आने की संभावना कम है, भारतवर्ष में ज्यादा है, क्योंकि भारतवर्ष को इट इज सपोज टू बी ए डेमोक्रेटिक कंट्री। अब है कि नहीं है वो तो हम आप डिसाइड कर सकते हैं, 10 साल से थोड़ा मामला डाउटफुल है। तो एक तो हो गया कंट्री स्पेसिफिक, दूसरा होता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक। कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जो रिस्क ज्यादा है, कुछ इंडस्ट्री में रिस्क कम है। जिस इंडस्ट्री में रिस्क ज्यादा होगा वहां इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, जिसमें रिस्क कम होगी उसमें इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक, फिर कंपनी स्पेसिफिक, प्रमोटर स्पेसिफिक। अगर प्रमोटर अंबानी साहब होंगे तो लोन दे देंगे, वो क्या है, इतने रेपुटेड आदमी है, कोई थोड़ा बहुत लोन मारेंगे थोड़ी, एनपीए थोड़ी होगा, तो वो दे देंगे। लेकिन अगर एक अनरिपुटेड आदमी होगा जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, जो पहली बार लोन ले रहा है, जिसपे डाउट बहुत ज्यादा है, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। तो कंट्री स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक और प्रमोटर स्पेसिफिक। अब जो वक्त से इससे क्या अंतर पड़ा, अभी तक देश के अंदर अलग अलग समय काल में जो शांति का लेवल है वो डिफरेंट होता जा रहा है। अगर एक अमेरिका में बैठे हुए लेंडर को लगता है कि भारतवर्ष के अंदर सब कुछ शांत है, कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई अनरेस्ट नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, डेमोक्रेसी भी ठीक चल रही है, गवर्नमेंट भी ठीक चल रही है, कोई विरोध नहीं हो रहा है, बढ़िया इकोनॉमी है, कोई समस्या नहीं, इंडस्ट्री बढ़िया चल रही है, पॉलिसीज अच्छी हैं, तो वो लोन कम इंटरेस्ट पे देगा और उसे लगेगा कोई परेशानी है तो हायर इंटरेस्ट पे देगा। इसका मतलब यह है कि वक्त बिल ला के जब आप देख रहे हैं और विदेशी देख रहे हैं कि भारतवर्ष के अंदर तो एजिटेशन शुरू हो गए हैं, सड़क पे हंगामे शुरू हो गए, रिजिग्नेशन शुरू हो गए, लोग धमकी दे रहे हैं, लोग बवाल हो रहा है, पुलिस कह रही है कि हम बंद कर देंगे, कोई कानून, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार के कह रहे हैं अगर कानून नहीं मानोगे तो जेल के अंदर बंद कर देंगे। तो माने अनरेस्ट, और ये अनरेस्ट आपने क्रिएट किया। तो जितना ज्यादा धार्मिक विवाद, जातीय विवाद आप फैलाएंगे, जितना ज्यादा आपके देश के अंदर की अनरेस्ट की खबरें विदेश जाएंगी, मणिपुर की खबरें विदेश जाएंगी कि आप 20 महीने से उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या धार्मिक मसलों पे या खाना खाने के मसलों में यहां दंगे फसाद होते हैं, तो वो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। और जब इंटरेस्ट रेट, जब लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो कंपनी जो विदेशी ऋण ले रही है उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा, तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा।
और क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा तो शेयर मार्केट गिर जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं आपके देश के अंदर इंडस्ट्री को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिले, तो आपको अपने देश के अंदर सरकार को यह प्रयास करना होगा कि देश में शांति बनी रहे, बाहर विदेश के अंदर जाके मैसेजिंग गलती ना हो, गलत टाइप के मैसेजेस ना जाएं। और क्योंकि आपने खुद ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है, धार्मिक, जातीय और ये वक्फ और अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग नीति जो संविधान विरुद्ध है, तो आप मानी बात है विदेश को ये मैसेज दे रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम अशांत हैं, इसलिए भैया हमारे देश में इन्वेस्टमेंट मत करो। भगवान ना करे ऐसा हो। आशा है सब ट्रैंक्विलिटी रहे, शांति बनी रहे, देश के अंदर एकता अखंडता बनी रहे, सामाजिक विद्वेष न बढ़े, धार्मिक विद्वेष न बढ़े, सब लोग मिलजुल के चलें, सरकार ऐसे कानून बनाए, ऐसे बिल पास कराए जिससे शांति बनी रहे, तो देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। लेकिन देश की आर्थिक स्थिति का और शांति और सद्भाव से सीधा रिलेशन है, जो मैं आपको कहने के प्रयास कर रहा हूं। मैं नहीं बताऊंगा शेयर मार्केट बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन शुक्रवार को जैसे मार्केट गिरा है, मामला गंभीर है। टैरिफ जिस तरह से लग रहे हैं, अलग अलग कंट्री जैसे रिएक्ट कर रहे हैं, भारत जैसे रिएक्ट कर रहा है, उससे ऐसा लगता है कि भारत रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, बाकी देश तो रिएक्ट करके उस पर कुछ एक्शन लेने का प्रयास कर रहे हैं और हमने लाल आंखें दिखाना बंद कर दिया है। तो ये खतरे का संकेत है। बाकी शेयर मार्केट देखते हैं सोमवार मंगल को कैसा करता है। अगला एक हफ्ता भारत के शेयर मार्केट के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यही निवेदन मैं करना चाहता था। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।